स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक की क्लास में आज हम यूनिट फर्स्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम सब ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में सुना है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है और इनसे बनने वाले कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो स्पीशीज़ होती है, मेटल और एक दूसरा लिगेंड। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की तरह बिहेव करता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। लिगेंड जो होते हैं वो एक नेगेटिव स्पीशी की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जिन्हें वो किसी को भी आसानी से, किसी भी मेटल को वो आसानी से डोनेट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देता है, जिससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। कॉपर 4NH3 एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। NH3 लिगेंड है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कॉपर मेटल को देता है और इस तरह से अमोनिया जो है वो कॉपर के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। किसी भी मेटल के चारों तरफ नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं। अब किसी भी मेटल के चारों तरफ कितने लिगेंड जुड़ेंगे, इस जुड़ने वाले लिगेंडों की संख्या जो होती है वो धातु के EAN नंबर पर निर्भर करती है। EAN का मतलब है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी मेटल की प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी धातु आयन के चारों तरफ जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रेजेंट होते हैं, उन्हें सेज़विक ने EAN का नाम दिया है। अब ये धातु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कैसे निकाले जाते हैं? जैसे कोई भी धातु आयन है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी प्रदर्शित करता है। किसी भी मेटल आयन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या व उसके बाद आने वाले निष्क्रिय गैस था, तो इनर्ट गैस एलिमेंट के आने वाले इनर्ट गैस एलिमेंट के बराबर इलेक्ट्रॉन होने के लिए जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की हमें आवश्यकता होती है वो इसका EAN नंबर कहलाता है। इसे हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CONH3 6+3। इसमें कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है तो उसके पास कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो 24 रह जाएंगे। अब कोबाल्ट के बाद जो नेक्स्ट जो इनर्ट एलिमेंट आता है वो होता है क्रिप्टॉन। कोबाल्ट को क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो कोबाल्ट जो है वो 6 अमोनिया के अणु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, जिससे उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36 हो जाएगी। 36 हो जाएगी, जो कि उसके इनर्ट
गेज कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगी और जिससे उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसमें मेटल का जो EAN नंबर है वो 36 हो जाता है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि उसको 12 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब वो 6 NH3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। इस आधार पर हम उसके जुड़ने वाले लिगेंडों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। धातु आयन के चारों तरफ जुड़ने वाले लिगेंडों की संख्या को उसकी उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम K4FeCN6 का। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देखते हैं कि आयरन जो है वो मेटल आयन है। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसमें आयरन की जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +2 आती है। इसका मतलब Fe+2 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके नेक्स्ट आने वाला जो इनर्ट गैस एलिमेंट है वो क्रिप्टॉन है 36, जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है। तो आयरन को अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसका मतलब वह 6 लिगेंड के साथ अपना कोऑर्डिनेशन करेगा, तो इसका EAN नंबर 36 हो जाएगा। और चूँकि ये 6 लिगेंड के साथ जुड़ रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को समझने से पहले इसमें मेन जो हमारे ऑर्बिटल्स का रोल होता है वो d ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसके लिए हम d कक्षकों की आकृति को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि d में हमारे पास 5 कक्षक होते हैं। उन पांचों कक्षकों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी होती है T2G और दूसरी होती है EG। T2G जो कक्षक होते हैं उनमें 3 कक्षक आते हैं, DXY, DYZ और DZX। और EG जो कक्षक होते हैं उसमें 2 कक्षक आते हैं, DX2-Y2 और DZ²। इन कक्षकों को जो बांटा गया है वो इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। T2G जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी लॉब एक्सिस के बीच में होती है और EG ऑर्बिटल्स की जो लॉब होती है वो एक्सिस के साथ होती है, उसके ऊपर होती है, उसी दिशा में होती है। इनको हम इस कॉन्सेप्ट को हम D कक्षक की शेप या पिक्चर डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको इसका पिक्चर डायग्राम बताती हूँ। इसमें देखिए ऊपर वाले जो कक्षक हैं DYZ, DXZ, DXY, ये तीनों जो हैं वो T2G कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि एरो से मैंने बता रखा है कि इसकी जो T2G ऑर्बिटल्स की जो लोब होती है वो इनके एक्सिस के बीच में होती है, इसीलिए इन्हें T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसी तरह से EG ऑर्बिटल्स की जो लोब होती है वो ऑन दी एक्सिस होती है, वो एक्सिस की दिशा में होती है। इस आधार पर इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो सीज़विक ने एक्सप्लेन किया था और सीज़विक ने इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रेजेंट धातु और लिगेंड उनके बीच का जो बॉन्डिंग नेचर होता है, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की ज्योमेट्री और इनसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़,
को समझाने के लिए उन्होंने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। सबसे पहले उन्होंने संयोजी बंध सिद्धांत दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे कि हम वीबीटी के नाम से जानते हैं। दूसरा उन्होंने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे कि हम सीएफटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो 2 थ्योरी थी, इसके बेस पर हम कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले वीबीटी आई और फिर उसके बाद उसमें जो लिमिटेशंस थी उसको दूर करने के लिए सीएफटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इन दोनों थ्योरी के बेस पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कॉम्प्लेक्सिटी को इजीली समझ सकते हैं। इसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स।